जैसे ही हमने काट कर इसको निकाल दिया, चलिए हम इसको काट कर निकाल देते हैं। तो देखिए ये जो निकल रहा है ना, कुछ ना कुछ त्रिज्या लेकर निकल रहा है, हुआ होगा। तो इसका हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे तो काम बन नहीं जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे। चूंकि खोखला जब नहीं था तो एक पृष्ठ दिख रहा था। और ये देशी जुगाड़ हमारा कैसा है, थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेलन और खोखले बेलन में क्या अंतर होता है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको उदाहरण भी दिखाएंगे, उसका शेप लेकर मैंने आया है और आपको दिखाएंगे भी इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा, बेलन और खोखले बेलन में क्या अंतर होता है। दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है। एक बेलन का ऐसे आपसे फार्मूला पूछा जाए तो जिसको मैंने बता दिया है। आज हम बात करने के खोखले बेलन पर। तो खोखले बेलन को हम कैसे निरूपित करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे वो शेप दिखता है अगर बनावट के रूप में देखा जाए तो, और वास्तव में होता कैसे है। ठीक है, तो कल मैंने आपसे बताया था कि बेलन का जो उदाहरण मैंने दिया था कि मैंने आपको बता दिया कि पाइप जो देखते हैं ना, वो बेलन के आकार का होता है, लेकिन वो सही मायने में देखा जाए तो वो खोखले बेलन के आकार का होता है। ठीक है, पाइप जो होता है खोखले बेलन के आकार का होता है, न कि केवल बेलन के आकार का। तो बेलन के आकार हम किसको कहेंगे, बेलन के आकार को हम किसको कहेंगे? तो देखिए, बेलन का आकार यही होता है कि जैसे आप कोई भी शेप ऐसे ले लेते हैं तो ये बेलन आकार हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसके अंदर, इस शेप के अंदर कोई भी छिद्र ना होना चाहिए। इस शेप के अंदर कोई छिद्र ना होना चाहिए, यानी ये बिल्कुल समतल होना चाहिए, ये बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चारों तरफ से, जैसे ये चौक देख रहे हैं ना, ये चौक अगर ऊपर से काट दिए जाए, बिल्कुल बराबर में बराबर काट दिया जाए तो ये बेलन का काम करेगा। ठीक है, न कि खोखले बेलन का। और जो पाइप होता है वो खोखले बेलन का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर छिद्र होता है, उसके अंदर जगह होता है। ठीक है, अब देखिए बेलन और बेलन खोखले बेलन में क्या अंतर होता है, सबके फार्मूले और सबके फार्मूले के अंतर में हम आज देखेंगे कैसे। तो चलिए हम आपको पहले दिखा देते हैं खोखला बेलन क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिखा, ये मतलब लिया है। ठीक है, तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये शायद आपको दिख रहा होगा, ये बांस का है। ठीक है, बांस का एक पाइप टाइप सा है और इसी को हम बोलते हैं खोखला बेलन। अब देखिए, हम शेप में और प्रैक्टिकल में, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में दोनों में क्या अंतर होता है, इस चीज़ को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बेलनाकार है आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर के शीर्ष आप नहीं देख पा रहे हैं कि इसके अंदर छिद्र है या नहीं। तो आप ऐसे बाहरी से जब इस शेप को ऐसे देख रहे होंगे तो इसके अंदर आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इसके अंदर छिद्र है या नहीं, इसके अंदर क्या खाली स्थान है या नहीं, आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो ऐसे देखकर आप इस शेप को क्या कहेंगे, इस शेप को आप बेलन कहेंगे, न कि खोखले बेलन। अगर इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इसी बेलन को अगर हम ऐसे पलट के आपको दिखा दें और आपको दिख गया कि यहाँ के अंदर इसके छिद्र है, तो कहीं ना कहीं इस शेप को देखते हुए आप कह सकते हैं कि नहीं, ये बेलन नहीं, ये खोखला बेलन है, क्योंकि इसके अंदर खोखला है। ठीक है, इसके अंदर छिद्र है, इसके अंदर सेम छिद्र उसी तरह से है जिसके इसके बाहरी सतह है, बाहरी जो वक्र पृष्ठ है, ठीक इसके अंदर भी वक्र पृष्ठ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं खोखले बेलन। लेकिन जैसे हम कोई फिगर ड्रॉ करते हैं इस बोर्ड पर, तो इस खोखले बेलन को हम कैसे दर्शाते हैं, ये तो बेलन हम इस तरह से दर्शा देते हैं। भाई ये ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर कोई छिद्र नहीं होता है। ठीक है, तो वो बेलन कहलाता है। लेकिन हम इसी के अंदर एक और बेलन बना दें यहाँ से, ठीक है, इसी के अंदर एक और बेलन इस टाइप से बना दें, तो ये जो है ना, ये जो छोटा वाला बनाया है, ये जो छोटा वाला बनाया है, हम एज्यूम कर लिया है कि ये बेलन है नहीं, ये वास्तव में ये छिद्र है, इसके अंदर का ये छिद्र है बेलन, जिसको हम निकाल सकते हैं। इसको निकाल कर बाहर हम कर सकते हैं, इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, ये इस शेप में आ जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम निकाल कर यहाँ बाहर कर दिए हैं। तो जितना ये बाहर निकला है वक्र पृष्ठ को लेकर, अपने संपूर्ण पृष्ठ को लेकर, उतना ही ना अंदर इसमें खोखला होगा। जैसे कि हम आपको उदाहरण के तौर पर इसको हम दिखा देते हैं आपको। जैसे ये देखिए, ये पेन है, ठीक है, और ये हमारा खोखला बेलन है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको डाल देते हैं। इसके अंदर डालने से क्या लगता है, अब ये भर गया, पूर्ण रूप से भरा ना जी। देखिए, हमको लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी बातें। जाइए, तो अंदर चला गया जी। एक मिनट, इसको हम ऐसे ऐसे करते हैं। ये देखिए, अब अगर आपसे हम कहें कि ये बताइए, ये आपको दिख रहा है ना,
ये अगर पूर्ण सतह अगर भरा हुआ है ना तो इसी को हम बेलन बोलते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसी के बिल्कुल समानांतर जिस तरह वक्र पृष्ठ इसके बाहरी दिख रहा है उसी तरह इसके अंदर अगर वक्र पृष्ठ से होते हुए उसी तरह से हूबहू हम क्या करेंगे, एक छिद्र कर देंगे और इस चीज़ को निकाल देंगे। तो देखिए ध्यान से कि इसमें भी वक्र पृष्ठ है। ये जो बाहरी सतह आपको दिख रहा है ना, ये बाहरी सतह, इसी को हम बोलते हैं क्या, वक्र पृष्ठ। इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ, जो कि आपको मैंने फिगर में बताया था कल। इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। लेकिन जब हमने इसको खोखला कर दिया, ये पहले से ये था, ठीक है, लेकिन हम जैसे ही इसको खोखला कर दिए तो खोखला कर दिए कि जिस शेप में मैंने खोखला किया है उसी शेप को हम यहाँ बाहर भी निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये जो निकला है तो इसका भी तो वक्र पृष्ठ है, इसका भी तो वक्र पृष्ठ है। तो इसका वक्र पृष्ठ किसके बराबर होगा, जो इसके अंदर खोखला हुआ है। तो इसके अंदर भी छिद्र है भैया, ये अंदर छिद्र है। तो देखिए इस छिद्र के अंदर ऐसे छिद्र है ना, वृत्ताकार, वृत्ताकार इस टाइप से देखेंगे तो वृत्ताकार हो रहा है। तो ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ है तो इसका आंतरिक जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आंतरिक भी होगा, इसका बाह्य भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो आपसे पूछा जाए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा किसका, अगर एक खोखले घना में पूछा जाए तो इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं ये भी बताएंगे। लेकिन अगर इसके अंदर सपोज डेट खोखला नहीं होता तब इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं और कितना मान होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो हम जानते हैं 2πr/h होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको फॉर्मूला में देखते हैं और इसको हम प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाते हैं और दोनों में अंतर हम समझेंगे। वक्र पृष्ठ सॉरी क्या बोलते हैं, बेलन और आपका खोखला बेलन में अंतर हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले फार्मूला के साथ में लेकर चलेंगे। तो पहले हम इधर अगर बेलन की बात करें तो बेलन का कल मैंने बताया था, लेकिन फिर से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बता दूं। सिलेंडर, ठीक है, बेलन का सिलेंडर हम बोलते हैं सिवाय। अच्छा, बेलन का सबसे पहले अगर देखा जाए फार्मूला, तो पहला फार्मूला अगर हमने कल लिखवाया था तो वो था आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन के आधार में, अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं सपोज डेट कीजिए कि ये बेलन है, ठीक है, तो इसका आधार किस तरह से आपको दिख रहा है। अगर हम इस शेप को यहाँ पे रखते हैं तो इसका आधार किस तरह से दिख रहा है, इसका आधार आपको इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, ये वाला केवल यही पोर्शन आपको दिख रहा है। और ऊपर वाला का पोर्शन कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे, और ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। इसके पीछे वाला साइड नहीं दिख रहा है आपको, इसके पीछे वाला साइड नहीं दिख रहा है, इसका पीछे वाला साइड हम एज्यूम कर देते हैं, डॉट लाइन से एज्यूम कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से जो बनता है ये बेलन हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी त्रिज्या होगी, क्योंकि त्रिज्या हम कैसे मापते हैं, इसके ठीक सेंटर से, ध्यान दीजिएगा, इसके ठीक सेंटर में कोई बिंदु होगा, उससे लेकर बाहरी ये किनारा जो है, इस बाहरी किनारे तक को हम मापते हैं। तो इसी को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ तक, ये ऊपर क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है, और यहाँ पे सेंटर हो जाता है, और यही त्रिज्या हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, किसी आधार के, किसी बेलन के आधार में अगर हम इसके ऊंचाई से, इसको h बोलते हैं, कल बताया था, ऊंचाई से अगर आधार में गुना कर देते हैं आधार के क्षेत्रफल में, तो वो निकल जाता है हमारा आयतन कि इसका आयतन क्या है, कितना जगह को छेका हुआ है ये बेलन, ठीक है। तो आयतन बराबर हम जानते हैं πr², और इसमें h से गुना कर देते हैं तो ये हो जाए πr²। क्या है, आधार का क्षेत्रफल। आधार किस तरह से है, अगर इस बेलन का आधार देखा जाए, हम बार बार आधार बोल रहे हैं, तो इसका आधार का क्षेत्रफल कैसा होगा, तो πr², वृत्त होगा। तो वृत्त कैसे होगा, अगर हम इसी बेलन को ऐसे पलट कर देखें तो ये देखिए, तो गोलाकार एकदम बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना, तो वृत्त के आकार का दिखाई दे रहा है ये, तो इसमें त्रिज्या होगी, तो इसलिए ये πr² हम हमेशा यूज करते हैं, πr², और उसमें h से इसकी ऊंचाई, जितनी ऊंचा है ये, जितना ऊंचा है उसमें h से गुना कर देते हैं, तो हमारा काम बन जाता है, आयतन निकल जाता है, ठीक है, कितना जगह छेका हुआ है। तो ये चीज़ होता है। अच्छा, 2 नंबर अगर बात करें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसके आधार का परिमाप ले लेते हैं। परिमाप अब किसको हम बोलेंगे, ये देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ से किनारा शुरू कर दिया और एक राउंड ऐसे मारेंगे ना, तो एक राउंड को हम इसको बोलते हैं परिमाप, ठीक है। तो इसके परिमाप क्या होता है, तो वृत्त चुकी है ये, तो वृत्त का परिमाप बराबर 2πr होता है, और उसी में फिर h से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाए, 2πr/h हो जाता है, जो कि बेलन का क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, ये जितने सरफेसेस आपको दिख रहे हैं, ये जितने सरफेस दिख रहे हैं ये सारे
ये सब जितने सरफेस दिख रहे हैं जो सामने सामने मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये जितने भी सरफेस वक्र की तरह दिख रहे हैं, इसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इसी सरफेस को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, ये जितने भी क्षेत्र हैं ये सब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, चूंकि वक्र मतलब मुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये मुड़ा हुआ है, सीधा नहीं है। यहाँ पे आप जो ड्राइंग देख रहे हैं ये सीधा सीधा ऐसे लाइन आपको दिख रहा है, लेकिन लाइन नहीं है, ये ड्रॉ ऐसा किया जाता है ताकि आपको सीधा एकदम दिखाई दे। ठीक है, ये वक्र होता है, समझ रहे हैं बातों को। तो चलिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमने क्या बताया, इसके आधार की परिधि जो होती है उसमें अगर हम गुना कर देते हैं h से, तो ये निकल जाता है 2πr(h) और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाती है ये वाला सामने वाला। ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कैसे निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें होता क्या है, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ही, ये टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन अगर ये सपोज ये मत समझिए कि ये खोखला है तो खोखला नहीं है, आप एज्यूम कीजिए ये खोखला नहीं है। ठीक है, ये भरा हुआ है तो यही बेलन है। तो अगर भरा हुआ है तो इसका फॉर्मूला अलग होगा, अगर खोखला है तो फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, तो खोखला है तो यहाँ अभी मत समझिए कि ये खोखला है, सपोज थोड़ी देर के मान लीजिए कि ये खोखला नहीं है, तो इसका एक पृष्ठ हो गया। तो किस प्रकार से पृष्ठ आपको दिख रहा है, बिल्कुल गोलाकार दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये वृत्त है। तो इस पृष्ठ को हम छोड़ देते हैं, इस पृष्ठ को छोड़ देते हैं, पहले हम इसका निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कर सकते हैं। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया हमारा कितना, 2πr(h). इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं और फिर इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो दोनों क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र जो है वृत्ताकार क्षेत्र है, तो दोनों वृत्त को हम जोड़ देंगे, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। अगर ये खोखला नहीं है तो, अब खोखला होता तो इसका अलग बनता, सो बताएंगे आपको। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr(h). ये तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें हम कितना दो वृत्त दिख रहा है, एक ये वाला वृत्त, एक ये वाला वृत्त। तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² होता है। ठीक है, 2πr² कर देंगे। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2πr, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी कॉमन है, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा, h, और यहाँ पे बच जाएगा r² है तो एक r तो निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे r बच जाएगा। इसी को हम थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखते हैं, तो 2πr इंटू r+h भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से इसमें निकालेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और इसमें कौन कौन सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, ये समझ रहे हैं। तो किसी भी बेलन में 3 सतह होते हैं, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला, और ये वृत्ताकार क्षेत्र, तीनों को जोड़ देते हैं तो ये तीनों का क्या निकलता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। केवल ये वाला निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, परिधि में h से, इसकी ऊंचाई से गुना कर देते हैं, आपका निकल जाए। अब रह गई बात कि खोखले बेलन की अगर बात किया जाए तो इसके आयतन क्या होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब खोखले बेलन में अगर देखा जाए तो खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, ये देखिए, खोखले बेलन का आयतन, अरे खोखले बेलन से संबंधित देख लीजिए, यहाँ पे आयतन हम अगर बात करें तो आयतन की बात करें तो अगर ये खोखला बेलन नहीं था तो इसका आयतन क्या था, πr² था। यानी कहने का मतलब जब ये इसमें भरा हुआ था, जब ये इसमें मतलब संपूर्ण रूप से ये पैक था, मान लीजिए इसके अंदर खोखला नहीं था, तब तो फॉर्मूला हमारा ये लग रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने काट कर इसको निकाल दिया, चलिए हम इसको काट कर निकाल देते हैं, तो देखिए ये जो निकल रहा है ना, कुछ ना कुछ त्रिज्या लेकर निकल रहा है, इसके अंदर से कुछ ना कुछ त्रिज्या को लेकर निकल रहा है। तो इस त्रिज्या को अगर लेकर निकल जाएगा तो भैया इसके अंदर खोखला हो जाएगा। तो जिस त्रिज्या को लेकर निकला हुआ है ना, उस त्रिज्या वाले से इसका जितना क्षेत्रफल होगा, इसका जितना आयतन होगा, और इसका जितना आयतन था पहले, ये देखिए
इसका जितना आयतन था पहले और इसको हम निकाल देंगे तो कुछ त्रिज्या के साथ निकलेगा, तो ये भी कुछ आयतन अलग, अगर इसको हम निकाल देंगे तो दो अलग अलग स्थानों पर दोनों को रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो ये भी स्थान छेकेगा, ये भी स्थान छेकेगा। तो ये कितना आयतन लेकर बाहर निकला है इसमें से, उसको हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस कर देंगे। तो माइनस जब कर देंगे पूरे बेलन के आयतन में से अगर इसके आयतन को निकाल देंगे तो ये खोखला हो जाएगा कि नहीं। मान लीजिए कि इसके अंदर है तब तो ठीक है, यही फार्मूला लगेगा। जब ये अंदर है तो ठीक है, यही फार्मूला लगेगा। लेकिन कुछ त्रिज्या लेकर निकल रहा है, ये मान लीजिए कि इतना जगह ये इसके अंदर मतलब टाल कर रखा था, तो कुछ निकला है तो भैया इसका आयतन घटेगा ना, इसका तो आयतन घटेगा। क्योंकि इतना स्थान ये जो खाली दिख रहा है ये तो खाली रह गया। मान लीजिए किसी सरफेस पर हम इसको रखेंगे तो इसके बीचों बीच का स्थान क्या रहेगा, गैपिंग रहेगा, क्योंकि ये निकल चुका है। लेकिन अगर ये भरा हुआ होता तो हम क्या करते, किसी भी स्थान पर रखते तो पूरा सरफेस को ढक कर रखता, पूरे सरफेस को ये छेक कर रखता। लेकिन ये निकल गया है तो भैया इसका स्थान खाली हो गया, कहीं ना कहीं आयतन में कमी आ जाएगी। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस बड़े वाले के आयतन में से ये जो छोटे वाला बेलन जो निकला हुआ है अंदर से खोखला कर दिया है इसको, तो इसको हम घटा देंगे आयतन को, तो हमारा निकल जाएगा आयतन। ठीक है, यानी खोखले बेलन का आयतन। क्योंकि जब इसको हम निकाल देंगे तो भैया ये खोखले बेलन का ना आयतन हो जाएगा। अरे क्यों चिल्ला रही है भैया। चलिए तो हम क्या करेंगे, आयतन निकाल देंगे। तो ये वाला है बड़ा बेलन, ठीक है, ये बड़ा बेलन। तो बड़े बेलन को हम क्या मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर मान लेते हैं, बड़ा वाला आर। ठीक है, इसकी रेडियस बड़ा वाला आर मानेंगे तो इसका आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि फॉर्मूला वही रहेगा, बस इसको खोखला कर देना है इसको। तो इसका हम त्रिज्या हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या आर है, तो इसका भी आयतन निकालेंगे इसी फॉर्मूला से। तो चूंकि ये जो निकला है तो इसके अंदर भी खोखला नहीं ना है, ये तो पूरा पृष्ठ है, ये खोखला नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे, पूरा इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। क्योंकि ये जब नहीं था, जब ये इसके अंदर था तो भी ये फार्मूला लग रहा था, तभी ये फार्मूला लगा था। ठीक है, जब ये निकल गया तो भी ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसके अंदर खोखला नहीं है। इसके अंदर भी फिर खोखला करते हैं तो फिर इसका पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका निकालते हैं, इसके अंदर से जो निकलता। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच कर देते हैं और उसके बाद इसमें से हम सिंपल क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। क्योंकि घटाएंगे तभी तो ये खोखला होगा, नहीं घटाएंगे नहीं हटाएंगे तो खोखला कैसे होगा। तो खोखला करने के लिए हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी बात है भैया, पाई आर स्क्वायर। अब की बार छोटा आर, इसके त्रिज्या को हमने छोटा आर लिखा है और इसकी त्रिज्या को हमने बड़ा आर लिखा है। तो बड़ा आर वाला त्रिज्या का बेलन क्या, इसका क्षेत्र आयतन होता है और इसका आयतन हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच लिख देते हैं, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन देख लेंगे, कॉमन क्या है। तो हमारा कॉमन दिख रहा है पाई एच, केवल पाई एच ही कॉमन दिख रहा है। तो सिंपल पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कहने का मतलब पाई एच में गुना कर दीजिए और इसके त्रिज्या जो है ना, इसका स्क्वायर करके, इसके त्रिज्या के स्क्वायर करके दोनों को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए और पाई एच का गुना कर दीजिए, आपका आयतन निकल जाएगा। तो ये कौन होगा, खोखले बेलन का आयतन निकल गया। ठीक है, चूंकि इसको हम घटा देंगे तो ये खोखला हो जाएगा, नहीं घटाएंगे तो भैया खोखला नहीं होगा। समझ रहे हैं बातों को। अब बात करते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो यहाँ भी समझने वाली बात है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। वैसे अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अगर ये खोखला नहीं होता तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर एच हो जाता। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको खोखला कर दिए तो जितना इसके अंदर से निकला है ये, इसका भी तो सरफेस है, इसका भी वक्र पृष्ठीय देखिए निकल गया। इसमें इसका वक्र पृष्ठीय हुआ कि नहीं, ये अंदर था, ये जो था अंदर था। ठीक है, ये अंदर था तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसकी केवल एक ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिख रही थी। अगर इसके अंदर ये था तो इसका एक ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिख रहा था, जो कि कौन सा था, ये वाला। ये जितने भी सरफेस आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, अगर ये इसके अंदर था तो। लेकिन हमने इसको खोखला कर दिया है, तो खोखला कर दिया है तो भैया जी ये देखिए, जब ये निकलेगा खोखला तो फिर इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चूंकि उसी शेप में होगा ना, चूंकि ये बेलन है तो ये भी बेलनाकार निकलेगा। तो ये बेलनाकार जब निकलेगा तो इसका भी एक सरफेस हो गया। और ये सरफेस से हमें वैसे मतलब नहीं है, इस सरफेस से हमें कुछ मतलब नहीं है। सरफेस से मतलब ये है कि इसका जितना सरफेस होगा ना, जितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उतना ही ना इसके अंदर से खोखला हुआ होगा। तो इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे तो काम बन नहीं जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे। चूंकि खोखला जब नहीं था तो एक पृष्ठ दिख रहा था,
जब खोखला ये नहीं था तब एक पृष्ठ दिख रहा था तो उसके लिए हम पाई 2πr लिख सकते थे, लेकिन इसके अंदर जब खोखला हो गया तब भैया दो पृष्ठ होगा, एक तो बाहर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और एक अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। ये जितना निकला है तो इसकी त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, छोटा है पतला है तो इसके त्रिज्या को छोटा r मान लेते हैं, क्योंकि ये पतला है ये मोटा है तो इसके त्रिज्या को हम मान लेते हैं बड़ा R। तो इस हिसाब से अगर इसके हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालते हैं तो इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr, बड़ा R हमने इसकी त्रिज्या को माना है और इसकी त्रिज्या क्या होगी छोटी r। तो इसकी त्रिज्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे न कि घटाएंगे, आयतन नहीं निकाल रहे हैं, जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि इसके निकलने के कारण इसमें दो सरफेसेस बन रहे हैं वक्र पृष्ठीय। यहाँ पे दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन रहे हैं, एक बाहरी एक आंतरिक, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें 2πr, छोटे वाले r को हम लिख देंगे, यहाँ पे h भी था ना, h था, ठीक है 2πrh। अब हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो 2πh यहाँ पे कॉमन हो जा रहा है हमारा 2πh। अब यहाँ बच जाएगा बड़ा R और प्लस छोटा r। तो ये हमारा हो जाता है खोखले बेलन का क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपसे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो आप कैसे समझ सकते हैं, इस टाइप से समझ सकते हैं। आपको मैंने फिगर बनाकर नहीं बल्कि समझाकर प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। अब इसी को ड्रॉ करेंगे फिगर, तो इसके अंदर जैसे हमने बनाया था इसके अंदर भी हम बना देंगे। तो वहीं एज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर इसी में बनाकर, ताकि ये निकला हुआ बात है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, बस इसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं, हम क्या करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसको जोड़ देते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इन दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, वो हमारा क्या निकल जाता है, वही निकल जाता है हमारा आपका कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो हमने निकाल दिया है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल दिया है। दो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ करते थे, तो एक अंदर वाला एक बाहर वाला, इन दोनों का कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पे 2πh × r प्लस r हमने फाइंड कर दिया। अब रह गई बात कि भैया जब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है तो कहने का मतलब इसके ऊपर का आधार जो था इसका भी तो क्षेत्रफल होगा ना। तो जैसे मान लेते हैं इसी हम बेलन को ऐसे पलट देते हैं, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों सतहों को जोड़ते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो हमने निकाल दिया, फाइंड कर दिया। इसमें हमें जोड़ देना है दोनों सरफेसेस को जो कि वृत्ताकार है। तो ये दोनों वृत्ताकार सरफेस कैसे दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों वृत्ताकार सरफेस आपको हम ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। दोनों सरफेस जो दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। एक वाला पहले वाला ऊपर वाला सरफेस इस तरह से है, उसके बाद इस तरह से दिख रहा है ना ये। तो इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो क्षेत्रफल है जितना ये जगह 6 का है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसके अंदर जो ये इसके मान लीजिए इसके बीचों बीच ठीक एक सेंटर होगा, इस सेंटर से पहली जो परिधि दिख रही है इसकी दूरी r मान लेते हैं, ठीक है। और एक बाहरी परिधि दी गई है तो यहाँ से हम बड़ा R मान लेते हैं। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, तो भैया सिंपल सी बात है, इस टाइप से जब फिगर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी वृत्त है। तो सेकेंडरी वृत्त में हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या फिर वैसे भी जनरली आप सोच सकते हैं यहाँ पे जो हमें क्षेत्रफल निकालना है इस रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि यही भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि खोखला है। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जाहिर सी बात है भैया 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, यानी 2πh हम करते हैं और इसमें r प्लस r, तो ये रहेगा ही रहेगा। इसमें हम फिर जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है ये केवल 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इसमें जोड़ना है इन दोनों का सरफेस का क्षेत्रफल। तो ये सरफेस का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये निकलेगा πr²। ये देखिए ये बड़े वाले के लिए क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा, बड़ा वाला r²। इसमें से हम क्या कर देंगे, इसमें से हम सिंपल क्या करेंगे, πr² को घटा लेंगे। लेकिन हमने किया क्या, इसमें हमने सिर्फ एक ही सरफेस का अभी क्षेत्रफल कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर वाला, ठीक है। लेकिन ये तो खोखला बेलन है तो इधर भी सरफेस है इधर भी सरफेस है, तो ये भी वृत्ताकार है ये भी वृत्ताकार है। तो हम वृत्ताकार के पहले एक का निकालेंगे, उसके बाद जितना भी निकालना हो निकाल सकते हैं। तो इसका पहले निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर पाई कॉमन कर लेते हैं
तो यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यही ना बचेगा। अब देखिए एक सरफेस का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल गया, एक सरफेस का क्षेत्रफल आपका पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकल गया। तो हमें कितना सरफेस का निकालना है, जो वृत्ताकार है, एक तो निकल गया तो इसका भी निकालना है। तो जब दो सरफेसेस दिख रहे हैं तो एक सरफेस का एरिया निकल गया तो दूसरे सरफेस का एरिया निकल जाएगा, दोनों का एरिया निकल जाएगा। इसमें सिंपल क्या कर देना है, 2 से गुना कर देना है, तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका अगर देखा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, अब प्लस इसमें इसको जोड़ देंगे 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये ओवरऑल आपका जो होगा ये फॉर्मूला बन जाएगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आशा करता हूं कि समझ में आ गई होगी बातें। अब आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी आप किसी भी तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस उदाहरण से जरूर समझ पाए होंगे। और ये देसी जुगाड़ हमारा कैसा है थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो हो सकता है कि अगर इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा तो फिर कहिएगा, मैं आपको बोर्ड पर बता दूंगा, ठीक है। चलिए, नहीं तो इसको हम फिर से समझा देगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो चीज़ है यहाँ से जैसे निकलता है तो इसका ड्रॉ करना है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो सरफेस है, मान लीजिए ये बड़ा वाला कोई बेलन है, इस बड़े वाले बेलन में हम छोटे इसके अंदर खोखला कर देना है, तो इसके हिसाब से हम खोखला कर देते हैं। तो ये जो बीच में दिख रहा है ना, वही चीज़ को हम इसको माने हैं। ये जो बीच में आपको बेलन दिख रहा है, इसी बेलन, ये बेलन इसका काम कर रहा है, मतलब इसका काम ये वाला आपका चिन्ह काम कर रहा है, ये वाला जो हमारा सरफेस दर्शा है ये काम कर रहा है। तो इसी को हम निकाल देंगे तो भैया खोखला हो जाएगा कि नहीं। जैसे इसमें से हमने इसी को निकाल दिया तो ये खोखला हो गया था ना। तो इसी टाइप से आप कर सकते हैं और समझ भी गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप कोशिश कीजिएगा समझने की, और फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, मैं फिर से इस पर वीडियो बना दूंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश कर दूंगा। चलिए, ये तो रहा फार्मूला की बात। तो मुझे लगा कि नहीं, कंसेप्ट आपको जानना चाहिए, और कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप बना सकते हैं। तो बस आप बेलन के, मैंने सोचा कि आज क्यों ना अंतर बता दिया जाए कि बेलन और खोखले बेलन में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो मैंने आपको फार्मूला को बताते हुए भी ये सारी चीज़ें बता दी हैं। कहीं भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन बहुत ही जो इम्पोर्टेंट होंगे इस पर आधारित, और जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने में हमने आपको फार्मूले बताए हैं सब पर आधारित एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हो सकता है कि इसके अतिरिक्त और भी कुछ टाइप्स क्वेश्चन होंगे या फिर सूत्र होंगे बेलन से संबंधित, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ समझ गए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।